Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ enforceability, on the basis of creation, on the basis of execution and on the basis of form। हम इन 4 बेसिस के ऊपर सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड कर देंगे। On the basis of enforceability, we have number of contracts and agreements. For example, we have valid contract, voidable contract, void agreement, illegal agreement and unenforceable contract. On the basis of mode of creation, we can divide all contracts into 3 parts. The first one is express contract, the second one implied contract and the third one is constructive or quasi contract. The third one is on the basis of execution. एग्जीक्यूशन के बेस के अंदर हम सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, द थर्ड वन इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड द फोर्थ वन इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, on the basis of form of contract, we can divide it into 2 parts. One is formal contract and the second is simple contract. ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स हम डिफरेंट अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। आइएगा मूव करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, all agreements are contract if they are made by the free consent of parties who are competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। सेक्शन 10 के अंदर हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन के अंदर हमने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है। अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा। द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कंबाइंड विद लीगल ऑब्लिगेशन इट मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें कुछ और चीजें भी चाहिए सो दैट इट कैन बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट वन इज competent parties. The second one is free consent. The third one is consideration. The fourth one is lawful object. The fifth one is not declared to be void. इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इन 5 बातों के अलावा हमें एक चीज और चाहिए एंड दैट इज कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। जिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये 6 पॉइंट्स मिल जाएं, कंपीटेंट पार्टी, फ्री कॉन्सेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने जिन पॉइंट्स को यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है उनको मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। सेक्शन 10 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए हमें कुछ असेंशियल एलिमेंट्स चाहिए, जरूरी एलिमेंट्स चाहिए एंड दीज एलिमेंट्स आर द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, द सेकेंड वन competent parties, the third one consideration,
The fourth one, free consent. The fifth one is lawful object. The sixth one, not expressly declared void by law. And the last one is compliance with legal formalities. जहाँ पर ये सातों बातें मिल जाएंगी वहाँ पर हम नाम देंगे that this is a valid contract. Now let us discuss the essentials of a valid contract. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है हम उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे. आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी. Agreement is offer and acceptance. When one party gives an offer and the second party gives its acceptance, then we call that there is an agreement. The second point is enforceability. Enforceability means लागू करने योग्य. Enforceability refers to legal obligation. जिस एग्रीमेंट के अंदर कानूनी रूप में पार्टीज की जिम्मेदारी बना दी जाएगी देन दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. इस केस के अंदर हम एक एग्जांपल को टेकअप करते हैं. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए वांट्स टू सेल हिज मोटर बाइक टू मिस्टर बी. ही सेज आई वांट टू सेल यू माई मोटर बाइक फॉर ₹1 लाख. डू यू वांट टू बाय इट? क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? मिस्टर ए की तरफ से मिस्टर बी को एक ऑफर दी गई है. मिस्टर बी इस मोटर बाइक को देखने के बाद जवाब देता है यस आई एम विलिंग टू बाय इट. मिस्टर बी की तरफ से मिस्टर ए को एक एक्सेप्टेंस है. मिस्टर ए की तरफ से ऑफर आई और मिस्टर बी की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आई. Whenever there is an offer and there is an acceptance, we call that there is an agreement between these two parties. Now, agreement is offer and acceptance. Enforceability refers to legal obligation. जिस एग्रीमेंट के अंदर कानूनी रूप में दोनों पार्टीज की कोई जिम्मेदारी बन जाए then this is enforceable. दोनों पार्टीज की कुछ न कुछ कानूनी रूप में जिम्मेदारी होनी चाहिए. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिस्टर ए की कानूनी रूप में जिम्मेदारी बन गई कि वो मोटर बाइक की डिलीवरी मिस्टर बी को दे. मिस्टर बी की भी कानूनी रूप में जिम्मेदारी बन गई कि वो पेमेंट मिस्टर ए को करे. दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया. अब मिस्टर ए इस पर्टिकुलर मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफ़र करेगा और वो मिस्टर बी को इस पर्टिकुलर बाइक की कीज भी देगा. दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया. द एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए सेकेंड पॉइंट है कम्पिटेंट पार्टीज. कम्पिटेंट पार्टीज का मतलब वो सभी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हैं. हियर लॉ सेज एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 3 persons. कानून के अकॉर्डिंगली सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हैं एक्सेप्ट 3 persons. 3 व्यक्तियों को छोड़ के सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हैं. द फर्स्ट वन इज माइनर. माइनर कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल नहीं कर सकता. एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड. सेकेंड पॉइंट, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. जिस व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ नहीं है वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है. द थर्ड वन इज पर्सन्स डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ. कुछ व्यक्तियों को कानून ने कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य घोषित कर दिया है. वो व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, एक वो व्यक्ति जो कि जेल की सज़ा काट रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है. सो सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हैं एक्सेप्ट 3 persons. द फर्स्ट वन इज माइनर, द सेकेंड वन इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द थर्ड वन इज persons disqualified from contracting by any other law. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न.
मैं किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ देता हूँ, उसके बदले में मुझे जो कुछ वापस मिलता है, दैट इज कंसिडरेशन। एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। किसी भी एग्रीमेंट को अगर हम कानूनी रूप में लागू करना चाहते हैं तो उसके अंदर कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस टेक अप एन एग्जाम्पल ऑफ कंसिडरेशन। मिस्टर सेलर, मिस बायर, seller wants to sell this car. He says, I want to sell you my car for rupees 2 lakh. Do you want to buy it? Miss Buyer says, yes, I want to buy your car for rupees 2 lakh. Seller इस केस के अंदर अपनी कार देगा और उसे इस कार के बदले में पेमेंट मिलेगी, दैट इज कंसिडरेशन। मिस बायर सेलर को 2 लाख रुपया देगी, उसके बदले में उसे कार मिलेगी। फॉर हर कार इज द कंसिडरेशन। सो सेलर के लिए कंसिडरेशन 2 लाख रुपया है और बायर के लिए कंसिडरेशन कार है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कॉन्सेंट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए फ्री कॉन्सेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कॉन्सेंट के मीनिंग को यहाँ पर जानेंगे। 2 persons आर सेट टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। 2 व्यक्ति को ये माना जाएगा कि इनकी सहमति है जब वो किसी एक बात के ऊपर एक ही तरह से रजामंद हो जाए, एग्री हो जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट। मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूँ। वी हैव मिस ए एंड मिस बी विद अस। मिस ए सेज, आई वॉन्ट टू सी ए मूवी, वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी? मैं तुम्हारे साथ एक मूवी देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी? मिस बी जवाब देती है, आई ऑल्सो वुड लाइक टू सी ए मूवी विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ एक मूवी देखना चाहती हूँ। मिस ए सेज, आई वॉन्ट टू सी एक्स मूवी। मिस बी सेज, नो, आई वॉन्ट टू सी वाई मूवी। इन दिस केस देर इज नो कॉन्सेंट। दे हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग, दैट इज मूवी, बट नॉट इन द सेम सेंस। सो वी से दैट देर इज नो कॉन्सेंट। इन दोनों पार्टीज के अंदर आपस में कोई सहमति नहीं है। सहमति होने के लिए दोनों पार्टीज एक ही चीज के ऊपर एक ही तरह से रजामंद होनी चाहिए। नाउ लेट अस टेक अप अनदर एग्जांपल। मिस्टर ए एंड मिस बी। मिस्टर ए ओन्स 3 different cars. Mr. A has got 3 cars, 1 Mercedes, 1 BMW and 1 Audi car. He says, I want to sell you my Audi car for rupees 20 lakh. Do you want to buy? Miss B says, yes, I am willing to buy Audi car for rupees 20 lakh. इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर एक कार को बेचने की बात कही गई है और उन कारों के अंदर हमने ऑडी कार को स्पेसिफाई कर दिया है। दोनों पार्टीज एक ही बात के ऊपर एक ही तरह से रजामंद हैं, देन देयर इज कॉन्सेंट। इन दिस केस वी फाइंड दैट देयर इज कॉन्सेंट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस बी। कॉन्सेंट की मीनिंग को जानने के बाद अब हम बात करेंगे फ्री कॉन्सेंट की। ये कॉन्सेंट, ये सहमति बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए। ए कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्सेंट को आज़ाद माना जाएगा, सहमति को आज़ाद माना जाएगा अगर इनमें से कोई भी बात प्रेजेंट नहीं है। द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन, द सेकेंड वन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, द थर्ड वन इज फ्रॉड, द फोर्थ वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। अगर कॉन्सेंट के साथ इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट है तो हम ये मानेंगे कि ये कॉन्सेंट फ्री नहीं है। क्वेश्चन मीन्स डरा के धमका के किसी की सहमति ली गई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के ऊपर नाजायज़ प्रभाव डाल के उसकी सहमति ली गई है। फ्रॉड, किसी के साथ चीट करके उसकी सहमति ली गई है। मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी पार्टी को गलत रिप्रेजेंट करके उसकी सहमति ली गई है, या कोई सहमति एक व्यक्ति ने दे दी बाय मिस्टेक, गलती से। अगर इन पांचों बातों में से कोई भी बात प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे कॉन्सेंट इज फ्री। आइएगा इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मिस्टर एक्स अपनी रिवॉल्वर निकाल के मिस्टर एक्स थ्रेटन्स टू किल मिस्टर वाई इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस टू मिस्टर एक्स। एक्स धमकी देता है वाई को, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने अपना घर मुझे ना बेचा। मिस्टर वाई एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर एक्स। वाई डर में आ गया और उसने अपनी सहमति दे दी कि मैं अपना घर तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं। In this case, the consent of Mr. Y has been obtained by Mr. X through coercion. Coercion means डरा के, धमका के या मार के। Therefore, it cannot be regarded as free consent. यहाँ पर Mr. Y के consent को free नहीं माना जा सकता। The fifth point is lawful object. Agreement का उद्देश्य lawful होना चाहिए। The object is considered lawful unless it is forbidden. किसी भी एग्रीमेंट का उद्देश्य लॉफुल होगा अगर कानून ने उस काम को करने से मना नहीं किया। आर इज फ्रॉडुलेंट, या वो ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट नेचर का नहीं है। जिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर कुछ हम ऐसा करने जा रहे हैं जिसे कानून करने से मना नहीं करता या जो फ्रॉड नहीं है, देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का उद्देश्य लॉफुल है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल टेकअप करते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, दे बोथ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ गेन्स एक्वायर्ड बाय देम थ्रू फ्रॉड। ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया कि हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और जो पैसा अर्न करेंगे उसको हम आपस में शेयर कर लेंगे। इन दिस केस द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। सो किसी भी एग्रीमेंट का उद्देश्य ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए सिक्स्थ पॉइंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड under the provisions of section 24 to 30 and section 56 of the Indian Contract Act 1872. section 24 से section 30 तक और section 56 के अंदर बहुत सारे agreements को already void, useless डिक्लेयर कर दिया गया है। सो कोई भी एग्रीमेंट जो किया जा रहा है वो सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 के अंदर और सेक्शन 56 के अंदर नहीं आना चाहिए। इन पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमने कुछ एग्रीमेंट्स को पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। इन सभी को हमने इन डिफरेंट सेक्शंस के अंदर पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। सो जो भी एग्रीमेंट हो वो इन सेक्शंस के अंदर नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट, इन सभी सेक्शंस को हम आगे आने वाले चैप्टर वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहां पर आपके सामने नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मिस्टर ए और मिस्टर बी, हमारे पास दो पार्टीज हैं। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर बी दैट मिस्टर बी शैल नॉट डू एनी बिजनेस इन इंडिया फॉर एवर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मिस्टर बी इंडिया के अंदर कभी भी कोई बिजनेस नहीं करेगा। इन रिटर्न मिस्टर ए शैल पे हिम ₹2 लाख। इस केस के अंदर मिस्टर ए मिस्टर बी को 2 लाख रुपए की पेमेंट करेगा। मिस्टर बी इस बात के लिए एग्री कर लेता है कि ठीक है, मुझे 2 लाख रुपया दे दो, मैं इंडिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं करूंगा। लॉ सेज दैट दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। हर व्यक्ति को इंडिया के अंदर अपनी रुचि का, अपनी पसंद का बिजनेस, ट्रेड या ऑक्यूपेशन चूज करने की इजाज़त है। अगर इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया जाता है जहां पर एक व्यक्ति के काम करने की आज़ादी के ऊपर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए, देन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। दिस एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, देयरफॉर हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। क्योंकि यहां पर मिस्टर बी के काम करने की आज़ादी के ऊपर एक रोक लगा दी गई है, सो लॉ ने इस तरह के एग्रीमेंट को करने के लिए पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया। एक और एग्जांपल को टेकअप करते हैं, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। मिस्टर ए सेज I will pay you ₹5,000. You draw 2 parallel lines which if extended
may cut across each other. मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, तुम 2 समांतर रेखाएं इस प्रकार से खींचो जो आगे जाके कट जाएं। मिस्टर बी कहता है ओके आई विल डू इट। ए की तरफ से एक ऑफर है, बी की तरफ से एक एक्सेप्टेंस है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट, बट द क्वेश्चन इज दिस एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। 2 समांतर रेखाएं हैं जिनको आगे ड्रा किया जाए और ये आपस में कट जाएं, लेकिन ये काम होना तो इम्पॉसिबल है। अगर तो ये समांतर रेखाएं हैं तो ये आगे जाके कटेंगी नहीं, और अगर ये आगे जाके कट गई तो फिर ये समांतर रेखाएं नहीं हैं। सो जहाँ पर कोई एग्रीमेंट इस प्रकार का किया जाए जिसके अंदर किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए कहा गया है, देन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। 7th point, compliance with legal formalities. The prescribed legal formalities of writing, registration, etc., if necessary for the agreement to make it enforceable by law, must have been observed. सभी एग्रीमेंट्स के अंदर राइटिंग और रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर हमने कानूनी रूप में लागू करना है तो वो राइटिंग के अंदर होने चाहिए और वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर हम कानूनी रूप में ऐसे एग्रीमेंट्स को लागू करवाना चाहते हैं तो हमें ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक घर की सेल और परचेज की अगर बात है तो उस केस के अंदर ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म के अंदर ही होगा और इसको प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास जाकर रजिस्टर करवाया जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 2 पार्टीज हैं, बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म के अंदर ही होगा और बायर और सेलर इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों ही अपने सिग्नेचर करेंगे और इसको प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर करवाया जाएगा। अगर ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाती तो उस केस के अंदर ये एग्रीमेंट कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा घर की सेल और परचेज के एग्रीमेंट के केस के अंदर हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी फुलफिल करना है। अगर हम ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल नहीं करते तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। स्टूडेंट, अब मैं सेक्शन नंबर 10 को आपके सामने समराइज कर रहा हूँ। व्हाट एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। इसके लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एक एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज के अंदर लीगल रिलेशन डेवलप होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द थर्ड पॉइंट, देयर मस्ट बी consideration. The fourth one, the parties must have free consent to enter into the agreement. The fifth point, the object of the agreement must be lawful. The sixth point, the agreement is not expressly declared void. And the last point is parties must comply with legal formalities. जिस agreement के अंदर ये सारी बातें शामिल हो जाएंगी, that agreement will be termed as वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।